नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज के टॉपिक में हम आप लोगों के लिए झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी पूछी जाती है साथियों, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 38 लेके आए हैं। ठीक है साथियों, इसके पहले आप लोगों के लिए 37 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी का अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए साथियों। पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं साथियों। पहला प्रश्न है, ऐश्वर्य का विलोम शब्द कौन सा होगा? अनैश्वर्य होगा, दरिद्रता होगा, वैभव होगा या फिर विलासिता होगा? तो साथियों, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनैश्वर्य। ठीक है, और विलोम शब्द की बात कर लेते हैं। जैसे ऐश्वर्य का विलोम शब्द होता है अनैश्वर्य, दरिद्रता का होता है संपन्नता। ठीक है, इसी तरीके से वैभव का होता है दारिद्रम, दारिद्र्य। ठीक है, अर्जन का व्ययन होता है, संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है। तो ये थे कुछ शब्दों के विलोम शब्द। ठीक है, अगला प्रश्न है, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तत्पर, जिज्ञासु, उत्साही, जिज्ञासा। तो जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा साथियों? वो होगा जिज्ञासु। ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाला को जिज्ञासु बोलते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जिज्ञासु। शेष विकल्पों के विवरण इस प्रकार है साथियों, जैसे वाक्यांश और एक शब्द हैं। जानने की इच्छा, जानने की इच्छा जो रखता है साथियों, उसे हम जिज्ञासा बोलते हैं। ठीक है, आनंद तथा तत्परता से काम में लगने वाला उसे हम उत्साही बोलते हैं। ठीक है, और जो काम करने के लिए सदैव तैयार हो साथियों, उसे हम तत्पर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, यशोदा शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है साथियों? स्वर है, विसर्ग है, व्यंजन है, दीर्घ है? यशोदा शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो साथियों, इसमें विसर्ग संधि प्रयुक्त हुई है। ठीक है, अगर यशोदा का हम संधि विच्छेद करेंगे साथियों, तो होगा यशः धन दा बराबर हो जाएगा यशोदा। ठीक है, जैसे मनः धन रथ बराबर मनोरथ, वैसे ही यशोदा का संधि विच्छेद होगा। यशोदा शब्द में विसर्ग संधि प्रयुक्त हुआ है यदि विसर्ग के पूर्व अ और उसके बाद स्पर्शी व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अंतस्थ व्यंजन तथा ह आए तो अ और विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है साथियों। ठीक है, जैसे उदाहरण यशोदा, यशोदा होगा, और मनोरथ का मना धन रथ होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 9। तो अस्थाई भावों की जो संख्या है साथियों, वो होती है 9। ठीक है, रस की उत्पत्ति मन की विभिन्न प्रवृत्तियों से होती है। इन प्रवृत्तियों को अस्थाई भाव कहते हैं। सर्वप्रथम भरत मुनि ने 8 अस्थाई भाव की चर्चा की थी, किंतु परवर्ती आचार्य मम्मट और अभिनव गुप्त ने निर्वेद नामक अस्थाई भाव की चर्चा की, अतः अस्थाई भाव की संख्या 9 मानी गई है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पुरस्कार, 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 पुरस्कार। तो शुद्ध शब्द बताइए, पुरस्कार कैसे लिखा जाएगा साथियों? तो पुरस्कार जो आपका लिखा जाएगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, दिए गए विकल्पों में पुरस्कार शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, शेष सभी विकल्प त्रुटिपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, अध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा होगा? आध्यात्मिक होगा, अनाध्यात्म होगा, आध्यात्मिक होगा या अध्यात्म होगा? तो साथियों, अध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा होगा? तो अध्यात्म से बनेगा आध्यात्मिक। ठीक है, तो आध्यात्मिक आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दिए गए विकल्प में आध्यात्मिक शब्द अध्याय का विशेषण शब्द होगा, शेष सभी विकल्प त्रुटिपूर्ण है साथियों। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखते हैं? सौराष्ट्री, ब्राह्मी, गुरुमुखी, देवनागरी? तो हिंदी भाषा साथियों देवनागरी लिपि में लिखते हैं। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में लिखते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं लिखी जाती हैं। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसमें कुल 52 अक्षर है साथियों, जिसमें 14 स्वर, 38 व्यंजन। अक्षरों की क्रम व्यवस्था, विन्यास भी बहुत ही वैज्ञानिक है। स्वर, व्यंजन, कोमल, कठोर, अल्प प्राण, महाप्राण, अनुनासिक, अंतस्थ, उष्म इत्यादि वर्गीकरण भी वैज्ञानिक है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों, ठलुआ क्लब रचना किसकी है? धर्मवीर भारती की है, गुलाब राय की है, यशपाल की है या फिर मन्नू भंडारी की है? तो ठलुआ क्लब साथियों किसकी रचना है? तो गुलाब राय आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, ठलुआ क्लब बाबू गुलाब राय की रचना है। यह एक निबंध संग्रह है। बाबू गुलाब राय की अन्य निबंध इस प्रकार हैं साथियों, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे। अगला प्रश्न है साथियों, यथारुचि में
कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो यथारुचि में कौन सा समास है साथियों? अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, यथारुचि में अव्ययी भाव समास है। इस समास में पहला पद प्रधान होता है और समासिक पद या समास पद अव्यय होता है। ठीक है, ये उदाहरण जैसे यथाशक्ति, आजीवन, आमरण, भरपेट, यथा, रूप आदि। अगला प्रश्न है साथियों, कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? भेद प्रकट होना, रंग उतर जाना, चमक गायब हो जाना, सच्चाई का पता लगाना। तो कलई खुलना मुहावरे का जो अर्थ होगा साथियों वो होता है भेद प्रकट होना। ठीक है, कलई खुलना मुहावरे का जो अर्थ होगा वो होगा भेद प्रकट होना। साथियों आप सभी को पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और डेली का करंट अफेयर के लिए आपको व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन होना पड़ेगा। कलई खुलना मुहावरे का जो अर्थ है भेद खुलना होता है या भेद प्रकट होना होता है। वाक्य प्रयोग जैसे रमेश किए गए घोटाले की कलई खुल जाने पर उसे कंपनी से निकाल दिया गया। तो ये था कलई खुलना मुहावरे का अर्थ और इसका वाक्य प्रयोग। इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आज अधिक सर्दी है, आज बेशुमार सर्दी है, आज बेहद सर्दी है, आज अनाधिक सर्दी है। तो इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है साथियों। तो आज बेहद सर्दी है, यह आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, शुद्ध वाक्य है। आज बेहद सर्दी है, यह वाक्य व्याकरण एवं वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। से सभी विकल्प त्रुटिपूर्ण है साथियों आपके। ठीक है, जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा साथियों? आशातीत होता है, प्रत्याशा होता है, अप्रत्याशित या फिर अप्रत्याशा। तो जिसकी आशा न की गई हो उसे हम अप्रत्याशित बोलते हैं। और साथियों आप लोग लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। ठीक है, कितने प्रश्न आप 50 प्रश्न में कितने प्रश्न कर पा रहे हैं, आप अपने कमेंट जरूर बताइएगा। तो जिसकी आशा न की गई हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? वो होगा अप्रत्याशित। ठीक है साथियों, जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द अप्रत्याशित है। जो आशा से परे हो वाक्यांश के लिए एक शब्द आशातीत होगा साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में है? 443 से 135, 34, 315, 343, 351, 334, 153। तो साथियों 343, 351 ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343, 351 में दिया गया है। भारतीय संविधान का भाग 17 राजभाषा से है। संविधान के अनुच्छेद 343 एक के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा किस उपन्यासकार की रचना है? भगवती चरण शर्मा, श्रीनिवास दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, नागार्जुन। तो साथियों चंद्रप्रभा जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की उपन्यासकार हैं। ठीक है, चंद्रप्रभा के उपन्यास के जो उपन्यासकार हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। चंद्रप्रभा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं भारत दुर्दशा, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी, सती प्रताप, पूर्ण प्रकाश, बंदर सभा, बकरी विलाप आदि। तो ये थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ प्रमुख रचनाएं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अध्याय, अपराध, स्वदेश, स्थापना। तो स्त्रीलिंग शब्द बताना है तो साथियों आपका स्थापना जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, शेष विकल्प आपके पुल्लिंग हैं। दिए गए विकल्पों में स्थापना शब्द स्त्रीलिंग का शब्द है। अन्य स्त्रीलिंग शब्द संरचना, संगोष्ठी, सजा, सभा, समृद्धि, सहमति, सहायता आदि। जबकि अध्याय, अपराध एवं स्वदेश साथियों पुल्लिंग शब्द हैं। साथियों झारखंड पुलिस कांस्टेबल में जो हिंदी पूछी जाती है वो एक प्रश्न जो होता है वो आपका 3 नंबर का पूछा जाता है। टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 नंबर का हुआ तो टोटल 150 नंबर आपको प्राप्त होने वाले हैं और एक प्रश्न पत्र आपका 300 नंबर का बनेगा। ठीक है, और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इनमें से ब की ध्वनि कौन सी है? उष्म, ओष्ठ्य, दंत्य, तालव्य।
तो साथियों बताइए इनमें से ब की ध्वनि कौन सी है? तो ओष्ठ जो है वो ब की ध्वनि है। ठीक है, उच्चारण स्थान आप लोग अच्छे से याद करिएगा। दिए गए विकल्पों में ब की ध्वनि ओष्ठ है, ब स्पर्शीय व्यंजन है तथा सघोष एवं अल्पप्राण वर्ण है। अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण और उच्चारण स्थान आपको एकदम कंठस्थ होने चाहिए, इससे प्रश्न तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? दुख, लड़का, सेना, श्याम। जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो साथियों लड़का जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इससे समस्त जाति का बोध हो रहा है। लड़का में बहुत सारे लड़के आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए लड़का जो है वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लड़का शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा से किसी वस्तु, व्यक्ति, जीव, जंतु, पेड़ पौधे, पद, व्यवसाय इत्यादि की पूरी जाति का ज्ञान होता है, जैसे घोड़ा, लड़का, लड़की, फूल, पंखा, कुर्सी, गाय आदि। ठीक है साथियों, कुछ शब्द हैं जैसे दुख ये भाववाचक संज्ञा है, सेना समूहवाचक संज्ञा है और श्याम जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत भारती पुरस्कार 2014 किस साहित्यकार को मिला? शिव प्रसाद सिंह, ओम थानवी, केदारनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह। तो भारत भारती पुरस्कार 2014 साथियों वो काशीनाथ सिंह को मिला। ठीक है, भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रतिष्ठित व सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत भारती पुरस्कार 2014 हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनके प्रसिद्ध उपन्यास रेहन पर रघु, ठीक है, रेहन पर रघु, रघु नहीं रघु, रेहन पर रघु के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोधित, क्रोधी, क्रुद्ध, क्रोध। अब आपको संज्ञा शब्द बताना है कौन सा है। तो साथ में क्रोध जो है वह आपका संज्ञा शब्द है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में क्रोध शब्द भाववाचक संज्ञा है, जबकि क्रोधित, क्रोधी एवं क्रुद्ध विशेषण शब्द हैं साथियों। ठीक है, तो क्रोध आपका भाववाचक होगा, बाकी से क्रोधित, क्रोधी एवं क्रुद्ध विशेषण शब्द हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि ये क्रोध से ही बने हुए हैं। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? वह नहाकर पढ़ेगा, रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी थी, थोड़ी देर पहले पानी बरस रहा था, घंटा लगते ही वह चल पड़ा। तो किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है साथियों? तो वह नहाकर पढ़ेगा, वह नहाकर पढ़ेगा, इसमें पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। वह नहाकर पढ़ेगा वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है जब कर्ता एवं क्रिया समाप्त करके, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है साथियों, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। यहाँ नहाकर पूर्वकालिक और पढ़ेगा दूसरी क्रिया है। पहले वो नहा रहा है तब पढ़ रहा है, तो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होगा साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा? बस में खराबी थी इसलिए दुर्घटना हुई, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं, छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई, श्याम आया और मोहन चला गया। तो इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा साथियों? तो छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई, ये आपका सरल वाक्य है। ठीक है, सरल वाक्य के अंतर्गत छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? हरीश छत पर बैठा है, कल एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया है, आप भी आइएगा, मैं छुट्टी के दिन घर पर रहता हूँ। तो किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? तो आप भी आइएगा, इसमें निपात का प्रयोग हुआ है साथियों। ठीक है, आप भी आइएगा वाक्य में भी शब्द निपात के रूप में प्रयोग हुआ है। निपात का प्रयोग भावार्थ को अधिकता प्रदान करने के लिए किया जाता है। भी इस वाक्य में आने पर बल डाल रहा है, तो भी आ गया। ठीक है, ये क्या होगा? भी एक निपात शब्द है। हाथी के पांव में सबका पांव लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है। किसी बड़े का भार बड़ा ही उठाता है, बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजर हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति का कोई कुटुंबी उन्नति करता है तो उसका भी नाम होता है। किसी कार्य को करने में बड़े आदमियों के असफल होने पर छोटा उसे करने को तैयार हो जाता है। तो क्या होगा? हाथी के पांव में सबका पांव। तो साथियों बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजर हो जाती है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, हाथी के पांव में सबका पांव लोकोक्ति का सबसे सही अर्थ बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजर हो जाती है, ये आपका होगा। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? सुक्ति, पंक्ति, शीत, रीत। तो कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो साथियों रीत जो है वो तत्सम शब्द नहीं है। रीत क्या है? एक तद्भव शब्द है। ठीक है, रीत जो है वो तद्भव शब्द है। शेष, सुक्ति, पंक्ति तथा शीत जो है तत्सम शब्द है। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है?
कन्नी काटना माने पेच लड़ाकर पतंग काटना। कान खड़े होना, सतर्क हो जाना। पत्थर की लकीर, अमित या पक्की बात। सिर धुलना, पश्चाताप करना। तो किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है साथियों? तो कन्नी काटना, पेच लड़ाकर पतंग काटना, ये आपका गलत होगा। सही अर्थ होगा बचकर निकलना होगा। ठीक है, कन्नी काटना माने बचकर निकलना, बचकर निकलना। ठीक है, ये आपका सही अर्थ होगा इसका। जिसका दमन न किया जा सके के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? अदम्य, 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 अदामय। तो जिसका दमन न किया जा सके साथियों उसे हम अदम्य बोलते हैं। ठीक है, अदम्य आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता, मनुजत्व, स्वास्थ्य, नैतिकता, छोटपन, लड़कपन, धार्मिकता, धैर्य, गौरव, पशुता। तो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है किसमें? तो साथियों छोटपन, लड़कपन और धार्मिकता, इसमें जो है विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञाएं हैं। विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा शब्द छोटपन छोटा धनपन होता है, लड़कपन लड़का धनपन हो गया, धार्मिकता धार्मिक धनता हो गया। तो ये क्या हो जाएंगे? ये विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द में समास होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि रेखांकित शब्द क्या हो सकता है, तो आजीवन की बात कर लीजिए। आजीवन, तो आजीवन में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा या फिर द्विगु समास होगा। तो साथियों अव्ययी भाव आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आजीवन शब्द में अव्ययी भाव समास होगा। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। तो वीरों का कैसा हो बसंत इस कविता को लिखी हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ठीक है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। यहाँ उहाँ दुह बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दिन मधुर मुस्कानी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? साथियों आपको रस बताना है। वीर रस है, भयानक रस है, रौद्र रस है या फिर अद्भुत रस है, या फिर अद्भुत रस है? बताइए कौन सा रस होगा? तो यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम ओर के आन विसेखा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। तो साथियों यहाँ पे अद्भुत रस प्रतीत हो रहा है, तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा अद्भुत रस। ठीक है, तो अद्भुत रस आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विसेखा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। इन पंक्तियों में अद्भुत रस है साथियों। ठीक है, अवधी बोली में 1540 ईस्वी में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी, अब्दुल रहीम खान खाना, कबीर, अमीर खुसरो। तो साथियों मलिक मोहम्मद जैसी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये पद्मावत के रचयिता हैं। अवधी बोली में 1540 ईस्वी में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत। ठीक है, हे देवी यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित, जिसमें बल है निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना। तो आपको बताना है साथियों इसमें छंद कौन सा है, उपरोक्त पंक्तियों में छंद कौन सा है? हे देवी यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित, जिसमें बल है निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना। कुंडलिया है, छप्पा है, उल्लाला है या फिर एक और रोला। तो कौन सा है बताइए? तो साथियों रोला, रोला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, रोला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। हे देवी यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित, जिसमें बल है निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना। इन पंक्ति में रोला छंद है, यह सममात्रिक छंद है साथियों। इसके प्रत्येक चरण में 11, 13 और 24 माने कुल मिला के 24 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु एस होना आवश्यक होता है। तो आप लोग जानते हैं साथियों कब ये गुरु हो लगता है और कब लघु लगता है। तो साथियों आपको थोड़ी सी जानकारी बता देते हैं। बड़ी मात्राएं आपको आप आएंगी तो आप गुरु का प्रयोग करेंगे, और छोटी मात्राएं आएंगी तो आप
लघु का प्रयोग करेंगे और इसकी गिनती 2 में होती है। ये 2 गिना जाएगा, ये 1 गिना जाएगा, 2 1 3। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे ये गुरु होगा, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 14 2 16 16 2 18 2 20 2 22 23 24, ठीक है। इस तरीके से 24 मात्राएं हो जाएंगी। तो आपको बड़ी मात्रा अगर मिल जाएगा तो आप गुरु लगाइएगा, नहीं तो लघु आप लगाइएगा छोटी मात्रा में, ठीक है। तो और इसका गिनती हमेशा 2 के रूप में होगा। तो इस तरीके से आप मात्रा गिन लेंगे। बस आपको परिभाषा पता होना चाहिए कि रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, तब आप गिन लेंगे तो पकड़ लेंगे, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। मंत्र वह है जो अक्षरों व शब्दों से बनती है। ध्वनि समूह, बोल संगीत, वचन जुड़ने, शक्ति मिश्रण। तो साथियों बताइए, मंत्र वह ध्वनि है जो अक्षरों एवं शब्दों के समूह से बनती है। तो ध्वनि और समूह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पूर्णोपमा, रसनोपमा, लुप्तोपमा, मलोपमा। तो उपमा अलंकार तो है ही साथियों, लेकिन कौन सा उपमा अलंकार है? क्योंकि सासी से जहाँ पे आ जाए, सासी से ये सब आ जाएंगे तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे उपमा अलंकार ही होगा। अब इसमें से उपमा अलंकार का कौन सा प्रकार है? मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे पूर्ण उपमा है, ठीक है। मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका है, पंक्ति में पूर्ण उपमा अलंकार है। जिस वाक्य में उपमा के चारों अंग अर्थात उपमेय, उपमान, समान धर्म तथा वाचक शब्द उपस्थित रहते हैं, वहाँ पूर्ण उपमा अलंकार होता है, ठीक है। लेखक की मृत्यु की घोषणा इनमें से किस विद्वान ने की? रोला बार्थ, लायन टिलिंग, एडमंड विल्सन, जैक देरिडा। तो लेखक की मृत्यु की घोषणा इनमें से किस विद्वान ने की? तो रोला बार्थ ने की, ठीक है। लेखक की मृत्यु की घोषणा रोला बार्थ ने की। ये फ्रांस के प्रमुख साहित्यकार, आलोचक, दार्शनिक थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दी डेथ ऑफ दी आथर, लेखक की मृत्यु, एक प्रसिद्ध निबंध है। अन्य, राइटिंग डिग्री 0, एलिमेंट्स ऑफ सीमियोलॉजी, दी लास्ट हैप्पी राइटर, माइथोलॉजी, ठीक है। गरुड़ का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? खगेश, मधवा, पक्षीनाथ, जातवेद। तो बताइए साथियों, गरुड़ का जो पर्यायवाची होगा वो आपका खगेश होगा, ठीक है। गरुड़ का पर्यायवाची शब्द खगेश, पत्रगारी, उर्गारी, हरियाणा, वातने, खगपति, सुपर्ण, विषमुख, पक्षीराज। जतदेव का पर्यायवाची शब्द है अग्नि, अनल, कृषाणु, पावक, आग, हुताशन, वैश्वानर, धूमकेतु, अहि, ठीक है। जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं साथियों? सहायक क्रिया कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं, या फिर पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो कौन सी क्रिया कहते हैं साथियों? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो वहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होगा, ठीक है। वातावरण में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, षष्ठी तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय। वातावरण, तो साथियों वातावरण में आपका षष्ठी तत्पुरुष होगा, ठीक है। क्या होगा? षष्ठी तत्पुरुष होगा। क्योंकि साथियों देखिए, वातावरण में षष्ठी तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। यह कारक से जुड़ा समास होता है। इसमें दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप होता है। तो जैसे देशे, देशभक्ति, राजमहल, ये सब क्या है? तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। जिसकी दो माताएं हों के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? द्वैमातुर, द्वैमात्रिका, सौतेला, द्विमाता। तो जिसकी दो माताएं हों साथियों, उसे हम क्या बोलते हैं? तो द्वैमातुर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? द्वैमातुर बोलेंगे। वाक्यांश, एक शब्द जिसकी दो माताएं हो द्वैमातुर, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन होता है, जो चक्र धारण करता हो चक्रधर बोलते हैं। और गोद में सोने वाली स्त्री को क्या बोलेंगे? अंकशायनी बोलेंगे, ठीक है। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है।
रोगी चल नहीं सकता का भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा साथियों? रोगी से चला नहीं जाता, रोगी चल नहीं पाएगा, रोगी चल नहीं पा रहा है, रोगी नहीं चलेगा। तो रोगी चल नहीं सकता, इसका जो भाववाच्य में परिवर्तन होगा वो रोगी से चला नहीं जाता, ये होगा। ठीक है। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 12 मार्च 1954 को, 4 मार्च 1955 को, 10 मार्च 1956 को, 10 मई 1957 को। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 12 मार्च 1954 को हुई थी साथियों। साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954 को की गई थी। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिंद तरंगिणी के लिए दिया गया। वर्ष 2010 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा उदय प्रकाश को उनकी कहानी मोहनदास के लिए दिया गया। ठीक है। इनमें से चिरंतन का विलोम क्या है? अनश्वर है, अल्पजीवी है, नश्वर है या फिर क्षणिक है? तो चिरंतन का विलोम जो होगा साथियों वो अल्पजीवी होगा। ठीक है। चिरंतन का नश्वर होता है, क्षणिक का शाश्वत होता है और अल्पजीवी का दीर्घजीवी होता है। आवारा मसीहा इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित कृति है? राहुल सांकृत्यायन, प्रेमचंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र। तो आवारा मसीहा साथियों शरत चंद्र की है। ठीक है। आवारा मसीहा शरत चंद्र के जीवन पर केंद्रित कृति है। आवारा मसीहा शरत चंद्र के जीवन पर केंद्रित कृति है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। विष्णु प्रभाकर की अन्य रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, धरती अब भी घूम रही है, क्षमादान, दो मित्र, पाप का घड़ा, होरी, संघर्ष के बाद, मेरा वतन, खिलौने, आदि और अंत कहानी, संग्रह, पंखहीन, आत्मकथा है, ये सब सारी किसकी हैं? विष्णु प्रभाकर की अन्य रचनाएं हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं साथियों बताइए? 3, 7, 6, 5। तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं बताइए? तो साथियों 6 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका आदि सर्वनाम के भेद हो जाएंगे। ठीक है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। दो और सर्वनाम की बात कर लेंगे तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। मैं पढ़ूंगा किस काल का उदाहरण है? संभाव्य भविष्य का, सामान्य भविष्य का, इनमें से कोई नहीं, हेतु हेतुमद भविष्य। तो मैं पढ़ूंगा किस काल का उदाहरण है साथियों? तो सामान्य भविष्य का, सामान्य भविष्य का उदाहरण है। ठीक है। अब साथियों आप सभी को दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों का आपको उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए गद्यांश की ओर बढ़ते हैं और पढ़ने की कोशिश करेंगे और आप लोग अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा ताकि आप लोग भी उत्तर आसानी से दे पाएँ। कहते हैं कि कुटिलता छोटी हो या बड़ी, वह नैतिक पतन और चारित्रिक गिरावट की तरफ ही धकेलती है। किसी भी अवगुण को छोटा मान अपने अंदर बर्दाश्त करते रहना घातक होता है। महापुरुषों ने बार बार इस तरफ चिताया है कि आत्मनिरीक्षण, आत्मज्ञान हमें होना ही चाहिए। हमें अपनी कमजोरियों का पता लगाते रहना चाहिए और उनसे पीछा छुड़ाने का प्रयास भी लगातार जारी रखना चाहिए। बेकार का अहंकार नहीं पालना चाहिए। बड़प्पन ऐसे ही हासिल नहीं हो जाता। एक साधारण इंसान असाधारण बनता ही तब है जब वह आंतरिक मूल्यांकन से होकर गुजरता है और अपने आसपास हर किसी के लिए सहानुभूति और करुणा का भाव रखता है। सोच और संस्कार की गड़बड़ी हमें खुद अपनी तारीफ करने की ओर ले जाती है। ठीक है। तो ये था गद्यांश साथियों। आशा करते हैं आप लोग गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे। तो चलिए अब आप सभी को हम प्रश्न की ओर ले चलते हैं। साथियों आप लोग PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आप लोग गद्यांश को और अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है। और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर पहले अपने से देने की कोशिश करिएगा, फिर उत्तर देखिएगा। ठीक है। तो देखिए गद्यांश के आधार पर नैतिक पतन तथा चारित्रिक गिरावट का मुख्य कारण क्या है? आलस्य, कुटिलता, आत्मज्ञान या फिर मूर्खता? तो साथियों कुटिलता। ठीक है। नैतिक पतन तथा चारित्रिक गिरावट का मुख्य कारण है कुटिलता।
अगला प्रश्न है, आत्मज्ञान तथा आत्मनिरीक्षण क्यों आवश्यक है? अपने गुणों का पता लगाने के लिए, अपने चरित्र का पता लगाने के लिए, समाज में अपनी छवि का पता लगाने के लिए, अपनी कमजोरियों का पता लगाने के लिए। तो साथियों, अपनी कमजोरियों का पता लगाने के लिए आत्मज्ञान तथा आत्मनिरीक्षण आवश्यक है। ठीक है। एक साधारण इंसान कब असाधारण बनता है? जब वह असाधारण कार्य करता है, जब वह स्वयं का आंतरिक मूल्यांकन करता है, जब उसमें असाधारण बल आ जाता है, जब उसे लोग पूजने लगते हैं। तो साथियों, एक साधारण इंसान कब असाधारण बनता है? जब वह स्वयं का आंतरिक मूल्यांकन करता है। ठीक है। स्वयं का मूल्यांकन करेगा तो वह एक साधारण इंसान से एक असाधारण इंसान बन जाएगा। मतलब ये नहीं कि वो खतरनाक हो जाएगा। समझ रहे हैं? सोच और संस्कार की गड़बड़ी से क्या होता है? आत्म प्रशंसा का भाव आ जाता है, आत्म मंथन का भाव आ जाता है, आत्मज्ञान प्राप्त होता है, आत्मनिरीक्षण का भाव आ जाता है। तो सोच और संस्कार की गड़बड़ी से जो होता है साथियों, वो आत्म प्रशंसा का भाव आ जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है साथियों, किन लोगों के मुख पर तेज होता है? जिनके मन में किसी के प्रति बैर भाव होता है, जिसके मन में ईर्ष्या का भाव होता है, जो स्वयं की चिंता करते हैं, जो बिना बैर भाव के जीवन जीते हैं। तो बताइए साथियों, क्या हो सकता है? किन लोगों के मुख पर तेज होता है? तो जो बिना बैर भाव के जीवन जीते हैं। ठीक है, बिना बैर भाव के, बिना शत्रु के। तो जो बिना बैर भाव कजिया लड़ाई से दूर रहते हैं, वही क्या होते हैं? उन्हीं के मुख पे तेज होगा, क्योंकि उनके ऊपर कोई प्रकार का प्रेशर नहीं होगा। ठीक है। तो साथियों, ये था आपका 50 प्रश्न। कैसी लगी वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करेगा।